एक बार ये सेट पे मैंने नजर मारी तो मुझे आसान लगा। अगर 30 आउट ऑफ 30 आप लोगों के इस सेट में नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, है ना। 25 तो आने चाहिए एटलीस्ट, 27 तो आने चाहिए। और अगर 27 भी ना आए तो क्या कर सकते हैं, दोबारा से कोशिश कीजिएगा, अगले सेट में लाइएगा, है ना। खैर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। और टेलीग्राम पे कल जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें नहीं पूछा था तो वो मैंने गलती से वो मार्क कर दिया था, जो नहीं वाले की जगह दूसरा, तो वो मैं सही आंसर मार्क करके आपको नेक्स्ट टाइम जब हिंदी पेडागोजी करेंगे तो वो एक बार बता भी दूंगी। और टेलीग्राम चैनल पे कुछ पीडीएफ अभी पेंडिंग है, मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। पढ़िएगा क्वेश्चन, पोल में दीजिएगा जवाब। 30 क्वेश्चन से प्रॉपर एक एनालिसिस रखेंगे ताकि आपको मदद मिल सके चीजों को करने में, समझने में, सीखने में। आसान क्वेश्चन है। अगेन आप सभी की मैं उम्मीद करती हूँ कि 25 से कम किसी के नंबर नहीं आएंगे। आज के सेट में अगर 25 से कम नंबर आ रहे हैं इसका मतलब हम लैग कर रहे हैं कहीं, मतलब हम क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं। इससे इजी सेट शायद ही मुझे कहीं दिखा हो अब तक जितने भी सेट्स हमने किए हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग ऋतिक। चलिए, अब बहुत 2 दिनों से आप लोग बहुत मस्ती मजे में हैं, अब थोड़ा सीरियस हो जाइए एकदम, है ना, एकदम सीरियस हो जाइए। वैसे सीरियसली ही हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट। यानी बाल विकास में जब हम बात करते हैं, बच्चे के विकास की जब हम बात करते हैं, तो जो हेरिडिटी है, जेनेटिक्स है, आनुवंशिकी है, आनुवंशिकता है और वातावरण है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। ख्याल बहुत ही नेक है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। वुडवर्थ कहते हैं विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है द रोल ऑफ एनवायरमेंट इज फिक्स्ड, यानी जो परिवेश की भूमिका है वो क्या है, फिक्स्ड है। जबकि हमें पता है हेरिडिटी स्टैटिक होता है या फिक्स्ड होता है, जबकि एनवायरमेंट क्या है, डायनामिक है, परिवर्तनशील है। एनवायरमेंट कभी फिक्स रह ही नहीं सकता। आप एक रूम को भी हमेशा एक जैसा रखना चाहें वो रह नहीं पाएगा, उसमें परिवर्तन आएंगे ही, है ना। तो एनवायरमेंट तो हमेशा चेंज होता ही रहता है, डायनामिक है, तो ये तो हम नहीं कह सकते। बट हाँ, हेरिडिटी में आप ऐसा नहीं कर सकते आपकी आंखों का रंग नीला है और आप कहें नहीं काले वाली चाहिए थी मम्मी, क्या कर दिया, फिर से ठीक करो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो हम ये कहें कि जो रोल है एनवायरमेंट का वो फिक्स है, ये कहना बिल्कुल गलत बात होगी। वेयर एज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी ऑल्टर्ड, हेरिडिटी का इम्पैक्ट ऑल्टर नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते ये वाले मम्मी पापा पसंद नहीं थे, उन वाले अंकल के घर पैदा होना था, वो तो अपने बच्चों को तुरंत फोन दिला देते हैं, है ना। अब तो हो गया जो होना था, आपका डीएनए, आपकी जेनेटिक्स सब सेट है, स्टैटिक है, चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। ऊपर से लेंस लगवा सकते हैं, कोई सर्जरी करा सकते हैं, वो सब आपको नहीं करना है, क्योंकि आप कोई मूवी में आपको कोई एक्टिंग नहीं करनी है, कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, सादा जीवन जिएंगे उच्च विचार के साथ। बी ऑप्शन है द रोल ऑफ हेरिडिटी इज फिक्स्ड वेयर एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट, बाकी किसी का मन करे तो करा लो यार। द रोल ऑफ हेरिडिटी इज फिक्स्ड वेयर एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले मच रोल। ऐसा कैसे कह देंगे हम कि एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले नहीं करते, क्योंकि कितनी भी अच्छी हेरिडिटी है, अगर एनवायरमेंट मिला ही नहीं तो जिसको बनना था कुछ और, मान लीजिए बच्चे में क्षमता थी कि वो बहुत ही उच्च पद पे जाए, जीवन में बहुत अच्छा करे, बनना था आईपीएस, बन गए गुंडे आसपास पूरे माहौल में, तो एनवायरमेंट का पंगा हो गया ना। चाहे ब्रेन कितना भी तेज था लेकिन गड़बड़ हो गई। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। रोल ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। फिक्स्ड नहीं है दोनों का रोल, डायनेमिक है इसमें एनवायरमेंट, और दोनों मिलकर के प्रतिक्रिया देते हैं। डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, जो कि 62% लोग। इससे इजी क्वेश्चन धरती पे था जो हमने कल किया था, लेकिन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें भी सिर्फ 62% लोग ही सही उत्तर दे पा रहे हैं। क्यों, आखिर क्यों? The relative effect of heredity and environment vary in different areas of development. यानी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। यानी क्षेत्र पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, डेवलपमेंट के किस एस्पेक्ट की बात हो रही है। किसी एस्पेक्ट में हेरिडिटी ज्यादा डोमिनेंट होती है, किसी में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो डी ऑप्शन एकदम सही, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ, समझदार बात कर रहा है, एकदम बैलेंस्ड वे में। हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, यानी विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। बच जाओगी तुम आज। निशा आई है, 2 दिन से बीमार थी, 2 नहीं 3-4 दिन हो गए मुझे लग रहा है। इसने कहा था मैं आऊंगी नहीं मंडे को, मैं तो शॉपिंग करने जाऊंगी, मैं तो ये करूंगी, डांस करूंगी, फलाना करूंगी। मैंने भी नहीं पूछा, ठीक है जब आएगी आ जाएगी। आज आके बता रही मैं दुनिया से चली जाती, तुमने पूछा ही नहीं। अब बताओ, ऐसे थोड़ी चलता है। जीवन में ना आजादी बर्दाश्त है
देखिए, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो इतने खांस के आपको आज खांसी की आवाज आए तो समझ जाइएगा नशा है पीछे, उम्र हो गई है, उम्र दराज लोग अब इस उम्र में खांसना नॉर्मल है, तो आप इसको माफ कीजिएगा। डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, जिसमें जो हेरिडिटी है, आनुवांशिकता है, वो कैसा फैक्टर है? स्टैटिक फैक्टर है, यानी स्थिर फैक्टर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या है? स्थिर फैक्टर है, फिक्स्ड काइंड ऑफ आप कह सकते हो, एग्जैक्टली तो नहीं कहना चाहिए बट कह सकते हैं। और जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, वो क्या है? डायनामिक है, परिवर्तनशील है। आज आप गांव में रहते हैं, कल आप शहर चले जाएंगे, शहर में रहते हैं, कल आप कुछ और कर रहे हैं, तो नौकरी लगी कहीं और चले गए, बिजनेस किया कहीं और चले गए, कुछ और किया कहीं और चले गए, यानी एनवायरमेंट चेंज होता रहता है। हम ये कह सकते हैं या हम कर सकते हैं खुद से। हेरिडिटी आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपकी हाइट, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर ज्यादा प्रभावित करते हैं। एनवायरमेंट में आपका न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये एनवायरमेंट का हिस्सा ज्यादा है। ठीक है, हेरिडिटी क्या है? एक बेस तैयार कर देती है आपके लिए कि आपकी हायर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगी। ये आपकी जेनेटिक्स या आपकी हेरिडिटी, डेवलपमेंट, उसके बीच में आप खेलते रहते हैं एनवायरमेंट की सहायता से। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन वाज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, समझिएगा क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। निशा जी को देखा जाएगा मैम, दीजिएगा मैम नोट के बदले। हाँ, बहुत अच्छा जोक था, बहुत हंसी आई, अभी तक हंस रही हूँ। निशा दीदी को सामने लेके आओ, आज तो नहीं ला पाएंगे, जितना ही टोपी वोपी लगा के कंबल उम्बल ओढ़ के बैठी है, तो किसी और दिन लाएंगे। अभी तो पोल लगा ले, वही बहुत बड़ी बात है। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। बॉटल वॉटल चाहिए, कुछ पानी वानी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। तो देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के चरणों के संदर्भ में, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के संदर्भ में, व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 years इज कॉल्ड, यानी 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था है, इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? बताइएगा। 2 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था कब तक होती है? चाइल्डहुड। कोई बताना पसंद करेगा? अब ये मत कहना जाना कि अर्ली के लेटर। अगर सिर्फ चाइल्डहुड पूछे तो 2 से 12 वर्ष। इसको 2 भागों में विभाजित किया है। अर्ली यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और 6 से 12 है लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, जिसको स्कूल एज कहते हैं, गैंग एज कहते हैं। तो आंसर क्या हुआ? अर्ली चाइल्डहुड। बहुत ही खुशी की बात है, 80% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। मिडिल चाइल्डहुड होगा 5 साल से, या अगर हम कहें कई बार 8 से 11 जनरली आपको दे देते हैं। इन्फेंसी जन्म से 2, एडोलसेंस है 12 से 18 या 13 to 19 भी आपको मिल जाएगा कई जगह। WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 होता है वैसे। तो ए ऑप्शन सही है यहाँ। ये वही अर्ली चाइल्डहुड है जिसको हम टॉय एज या प्ले एज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट समझते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है, शारीरिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। गतिक विकास कि आप में दौड़ने, भागने, चीजों को पकड़ने, कैच करने, इन सब की क्षमताएं। मोटर डेवलपमेंट यानी गति से संबंधित विकास। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज, यानी बॉडी के, मान लीजिए बॉडी है, इसका सेंटर है, टुवर्ड्स दी एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज क्या है? हाथ की उंगलियां, है ना, बिल्कुल पैर है तो वहां पे भी बिल्कुल जो एक्सट्रीमिटीज है, लेकिन सेंटर से जा रहा है। ऐसा नहीं है सर से नीचे की ओर नहीं बोला। अगर हेड टू टो बोल दे तो हेड ये है, टो इधर है। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या? लॉन्गिट्यूडिनल, या इसको हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल, जो ए ऑप्शन है। लेकिन हमसे सेंटर से पूछा है कि बॉडी के सेंटर से एक्सट्रीमिटीज, सीमाओं की ओर। इसको नियर टू फार भी पूछ सकता था, केंद्र से दूर भी कह सकते हैं और नियर टू फार भी कह सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। बहुत सारे इसके नाम हो सकते हैं। अधोगामी यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। शीर्षगामी जो है वो हेड टू टो है कि बच्चा पहले अपनी सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन संभालना सीखेगा, फिर बाकी का पार्ट। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल इज द राइट आंसर। ये तो एक क्वेश्चन आता ही है दिशा के सिद्धांत पे, इसको तो आप अच्छे से समझ के रखिए। बाकी और कोई पॉइंट था नहीं। यहाँ दिशा के सिद्धांत में 2 ही दिशा पढ़ते हैं हम, एक प्रॉक्सिमो डिस्टल और एक सेफेलोकॉर्डल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एकदम रिहा है ना, रिया है वैसे ये, बट ये फैशन में आजकल जो ज्यादा अंग्रेज लोग हैं वो कैसे लिखते हैं अपने बच्चों के नाम में? जबरदस्ती एक एच ई कुछ तो लगा देते हैं ना, जबरदस्ती नहीं, मतलब थोड़ा ठीक है? एलीट मानेंगे हम। ये जो रिया है ये क्या है? एलीट है। ठीक है, एकदम क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हो रहा है। रिया, a 4-year-old girl got scolded by her parents when she refused to eat her vegetables। यानी 4 साल की बच्ची है रिया। अब रिया HEA है या RIYA है, जो भी है, बट डांट पड़ रही है रिया को, इतनी बात पक्की है। ठीक है, तो 4-year-old गर्ल रिया गॉट स्कॉल्डेड बाय हर पेरेंट्स।
पेरेंट्स ने लगा दी डांट व्हेन शी रिफ्यूज टू ईट हर वेजिटेबल्स, जब उसने कहा कि मेरे को ना ये फूल पत्तियां नहीं खानी, बर्गर खिला दो आज तो। ठीक। ड्यूरिंग मेक बिलीव प्ले, यानी जब बच्ची खेल रही है, मेक बिलीव प्ले जिसको हम कहते हैं प्याजे की भाषा में, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, रिया रिपीट्स दिस बिहेवियर, हर बिहेवियर डेपिक्ट्स। रिया ने क्या किया, वो डॉक्टर नहीं खेलते, जैसे घर घर खेल रहा है कोई, डॉक्टर खेल रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, मेक बिलीव प्ले ही कहते हैं, कि आप वैसे वो रोल धारण कर लेते हैं और उस तरह से आप प्ले कर रहे हैं जैसे कि आप रियल में वो कैरेक्टर हैं या वैसी सिचुएशन में हैं। तो रिया जब मेक बिलीव प्ले में अपने गुड्डे गुड़ियों के साथ खेल रही है तो उनको भी वो वैसे ही कर रही है, या अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उसको पता है जब खाना नहीं खा रहे तो मम्मी डांटती है, तो वो भी अपनी गुड़िया गुड्डे को या अपने दोस्त को, जिसको भी बच्चे बनाया हुआ है घर घर खेलने में, उनको डांट रही है। अच्छा ऐसे कैसे नहीं खाओगे वेजिटेबल, क्या है ये बताइएगा। प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी है मैचुरेशन है, अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। जेनेटिक प्रोग्रामिंग जैसा कुछ नहीं है, उसने जो देखा वही किया। यानी जब रिया प्रकट हुई दुनिया में और परिवार में सबसे पहले, तो परिवार डिमार्केट करता है, फैमिली ये दर्शाती है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है ना। तो रिया ने भी वही किया जो उसने फैमिली से सीखा था, और जो फैमिली से सीखते हैं हम समाज में क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाता है, यानी प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है, जो हम परिवार से सीख रहे हैं। तो आसान सा उत्तर है प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण, और सेकेंडरी होता है जो आप स्कूल से या बाहर की दुनिया से सीख रहे हैं, अदर देन फैमिली। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी। इतनी कहानी बस आपसे ये कहने को निकलवाने को कही थी कि भैया परिवार से सीख रही है जो करना है सही और गलत, तो उस केस में ये क्या हो गया, प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया। अब मेक बिलीव प्ले आपको एक्स्ट्रा मेक पॉइंट समझ आ गया होगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अनीता टुक रश्मिज पेन, अनीता एक बच्ची है, उसने रश्मि की कलम को ले लिया, किधर दो अनीता, अपनी कलम दो, अपना पेन दो। एंड इन रिटेलिएशन रश्मि एट अनीताज लंच, और बदले की भावना से, प्रतिशोध में अगर हम कहें, प्रतिशोध की ज्वाला में क्या किया, रश्मि ने अनीता का लंच खा लिया। कितनी अच्छी बच्ची है, ना मारा ना पीटा ना कुछ छीना, चुपचाप से लंच खा गई पीछे से उठा के, कि अब खा ले लंच में, क्या खाएगी बेटा। ठीक, तो ये क्या है, टिट फॉर टैट बिहेवियर है, जैसे को तैसा बिहेवियर है, कि तुमने ये किया मैंने ये किया। अब कहानी क्या है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पूजा वॉज ऑब्जर्विंग ऑल दिस। पूजा एक और बच्चे, एक और कैरेक्टर की शुरुआत होती है या इंट्रोडक्शन होता है सीन में, पूजा भी आ जाती है ना। अब तक कौन था, रश्मि थी, और कौन थी, रश्मि और अनीता। देख रहे हो, ये है सुंदर रश्मि, क्यूट रश्मि, जो हंसते हुए बात कर रही है, इसलिए हम इसको सुंदर कह रहे हैं। ठीक, और दूसरी तरफ है अनीता। ठीक, रश्मि ने खाया है लंच अनीता का, और अनीता ने पेन छीन लिया है, यानी बदला पूरा हुआ। इन दोनों को देखने वाला तीसरा कैरेक्टर है कौन, पूजा जी। ठीक है, ये पू नहीं है आपकी, कौन सी मूवी है वो, कभी खुशी कभी गम, ये वो वाली पू नहीं है, बट हम मान लेते हैं पू है। पू ने कहा ठीक तो है यार, है। जब इसने इससे पेन लिया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाना खा लिया, सही तो किया, हो गया जस्टिस। क्यों कहूं टीचर को, बताऊं क्योंकि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, सही तो है, अपना हो गया, निपटा लिया अपने आप, हो गया, जो भी झगड़ा है वो सॉल्व हो गया, निवारण हो गया झगड़े का। तो अब ये जो पूजा है, इसके बारे में, इसकी जो मॉरलिटी है, इसका जो सही और गलत है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये जो बच्ची है ये किस स्टेज पे होगी। मतलब ना बात रश्मि के बारे में है, ना बात अनीता के बारे में है, बात पूजा की मॉरलिटी पे आ गई। ये वैसा हो गया, दो लोगों की लड़ाई हो गई है, कोई तीसरा आया बीच में, और दो भाई बहन अगर लड़ रहे हैं या दोस्त लड़ रहे हैं, कोई तीसरा आया, वही पिट गया बेचारा। तो ये वही वाली स्थिति है कि पूजा बीच में फंस गई है असमंजस में कि पूजा का क्या लेवल है मॉरलिटी का। अगर पूजा शिकायत नहीं करती है कि रश्मि ने जो किया या अनीता ने जो किया सही है, टीचर को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब टिट फॉर टैट मॉरलिटी है, टिट फॉर टैट मॉरलिटी है ना। हाँ, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, ये वही वाला एटीट्यूड है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि पूजा ने क्यों नहीं शिकायत की टीचर से, बिकॉज ये जो इंसिडेंट है टू अ टीचर एज इट इन्वॉल्व इक्वल एक्सचेंजेस, यानी बराबर का अदला बदली हो गई है, गिव एंड टेक हो गया है, टिट फॉर टैट हो गया है। एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पूजा इज स्टैंडिंग, बताइए। गुड बॉय नाइस गर्ल, पूजा को अच्छी लड़की बनना है किसी की नजर में, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, कि भैया लॉज बने रहने चाहिए, लॉज की तो कोई बात ही नहीं हो रही, कैसे लॉज, अपने आप हमने बना लिए अपने लॉज, है ना। सी ऑप्शन है द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन,
यहाँ पे ऐसा भी नहीं है किसी अथॉरिटी ने आके कहा हो तुमको पनिशमेंट मिलेगी, अगर नहीं बताया तो पनिशमेंट की, ओबीडियंस की कोई बात नहीं हो रही। डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर बचता है। अगर आपको ये नहीं भी पता था कि इसका सही उत्तर क्या होगा, आप तीनों को एलिमिनेट कर सकते थे जो बातें हमने की उन बातों को करके, कि भैया पनिशमेंट की बात ही नहीं हो रही, सोशल ऑर्डर की कोई बात नहीं हो रही, समाज की गुड बॉय कोई तारीफ की बात ही नहीं हो रही। तो एक ही ऑप्शन बचता है, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, जिसको म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहा जाता है। और ये कौन सी स्टेज है, कोई बताना चाहेगा? किसी के मन में इच्छाएं आ रही हो, किसी का ज्ञान छलक रहा हो, सेकंड स्टेज है ये टिट फॉर टैट की। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। सेकंड स्टेज है। पहली क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक, टिट फॉर टैट कि मैं सेल्फ इंटरेस्ट देखता है बच्चा कि मैं दुकान पे जाऊंगा, मम्मी अगर रिश्तेदार आए हैं ना, घर में गेस्ट आए हैं, तो बिस्किट लेने तब जाऊंगा या जाऊंगी जब मुझे भी 5 रुपए की चॉकलेट मिलेगी, छोटी सी बड़ी सी वट एवर इट इज। तो ये है सेल्फ इंटरेस्ट म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार और जवाब दीजिए। आराम से चलेंगे, तसल्ली से, जल्दी में हम नहीं है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे यानी पियाजे के अनुसार, अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स डिपेंड्स अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच बेसिक एस्पेक्ट ऑफ रीजनिंग। यानी बच्चा जो कंजर्वेशन की प्रॉब्लम्स है, संरक्षण की जो समस्याएं हैं, इनको सॉल्व कर पाए, किस तरह की रीजनिंग चाहिए होती है संरक्षण में। संरक्षण क्या है कि क्वांटिटी चेंज नहीं होती, शेप और साइज के चेंज होने पर क्वांटिटी चेंज नहीं होती। यानी ये जितना भी पानी है, इस मग में मैंने पानी डाला, मग तो इसको क्या ही कहें, मिनिएचर मग में मैंने पानी डाला और ये पानी मैंने बॉटल में वापस डाल दिया। अब इस पानी को जो इस मग में था उतना ही पानी में किसी और बर्तन में डाल दूं, कोई क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, बस शेप और साइज चेंज हो रही है। लेकिन बच्चा क्या कहेगा, जो बर्तन में पानी है वो ज्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। तो शेप और साइज के चेंज होने से शेप अलग हो गई, साइज अलग हो गया, क्वांटिटी तो सेम रहेगी। अगर 200 ml है तो 200 ml ही रहेगा। ठीक है जी, तो यही कंजर्वेशन है, यही संरक्षण की समझ है कि वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आता, मात्रा में परिवर्तन नहीं आता, शेप और साइज के चेंज होने से। इसी बात पे आप खुशी खुशी लाइक शेयर कर दीजिए। 27-28 हजार लोग हम लोग हो गए, लेकिन सिर्फ कितने हजार लोग हैं, 8500, 8500 लोग हैं जिन्होंने लाइक किया। देखिए 20,000 लोग भी लाइक करेंगे खुशी खुशी। सेंट्रेशन और बोलेंगे जय माता दी, यही रह गया बस, अब यही क्या करेंगे। देखिएगा, तो सेंट्रेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी तो सही है कि वो रिवर्स कर पाए कि भाई इस पानी को चाहे मैं इस मग में डालूं चाहे इस बॉटल में डालूं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंट्रेशन है कि उसका पूरा ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित है, वो है बर्तन की शेप, वो साइज पे या क्वांटिटी पे फोकस ही नहीं कर रहा। तो सेंट्रेशन ना होने की वजह से तो कंजर्वेशन नहीं आ पाता, सेंट्रेशन की वजह से कंजर्वेशन नहीं आता। कॉम्पेंसेशन एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं, वो तो अलग अलग चीजों को कैटेगरी में बांटना होता है। डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी बोलने दिया था, तो इतनी क्या जल्दी थी? अच्छा, तो मुझे देखना था आंसर। सी ऑप्शन यहाँ सही है, नहीं रहने दो। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस एंड सीरिएशन होता है, सीरिएशन होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, छोटे से बड़े क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में, आरोही अवरोही। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस है कि आपको समझ में आ जाए ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ, ये है ट्रांजिटिव इन्फेरेंस या रीजनिंग। विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता जो है, अगर बच्चों को विकेंद्रीकरण आ गया, यानी वो अब सिर्फ बॉटल का शेप या साइज नहीं देख रहा, अब इसके कलर पे भी ध्यान है उसका, इसमें अमाउंट कितना आता है यानी वॉल्यूम क्या है इस पे भी ध्यान है ना, सारी चीजें वो देख पाएगा। यानी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में चीजों को देख पाना, डिसेंटर करके देख पाना, सिर्फ हाइट पे फोकस नहीं है, बाकी एस्पेक्ट्स पे भी फोकस है। नहीं, रिजेक्ट तो नहीं होगा कविता सिंह, वो मैटर नहीं करता, डोंट वरी। देखिएगा, तो अगर हम बात करें सी ऑप्शन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि उनको पता नहीं है ना, आप तो कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, राघव, वो ईयर मैटर करेगा, उससे कोई टेंशन नहीं होगी कविता, डोंट वरी। ठीक है जी, अगर हम ऐसे काम क्यों करते हो, थोड़े दिन रुक जाते, अभी तो फॉर्म चल रहे थे, पहले एडमिशन ले लेते। खतरनाक काम करते हो फिर आके क्वेश्चन पूछते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला इससे। देखिएगा, अगर हम बात करें राघव की, तो राघव प्रिटेंड्स टू राइड अ ब्रूमस्टिक टू रिप्रेजेंट राइडिंग अ हॉर्स। एक झाड़ू लेता है राघव और उस पे चढ़ के ऐसे चलने की कोशिश करता है जैसे घोड़ा दौड़ता है ना। ये हैरी पॉटर भी हो सकता है, जो झाड़ू पे बैठ करके उड़ रहा हो, उसकी भी कोशिश कर सकता है। ये क्या कहलाएगा, ये बताइए जरा, है ना। बच्चों को खेलने की बड़ी, हमें आंसर देने पड़ते हैं, 1 नंबर चला जाता है हमारा मजाक मजाक में। देखिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये, ईगो सेंट्रिज्म है ये, कंजर्वेशन है या सीरिएशन है। सीरिएशन होता है जब आप क्रम में लगा रहे हैं, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, सीरीज की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। कंजर्वेशन भी कि भैया शेप और साइज के चेंज होने पर, अगेन बार बार ये बात मैं रिपीट करती हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, शेप और साइज को अगर हम चेंज कर दें, सेम ना भी रहे,
तो भी क्वांटिटी पे या वॉल्यूम पर, अमाउंट पर कोई प्रभाव इस चीज का नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम जो है सेम रहेगा, 200 ml है तो 200 ml रहेगा, चाहे बड़ी बाल्टी में डाल दो, बॉटल में रखो, मग में डालो, कुछ भी करो। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है? बताइए बताइए बताइए। हाँ, ये उबैस आलम अंसारी, आपको ना हम ब्लॉक कराएंगे। शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं कुछ लोग, मजाक हम भी करते हैं, मर्यादा से बाहर जाते हैं। इतना बिलो द बेल्ट जो जोक्स मारता है कोई कि कमेंट सेक्शन में कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। चले जाओगे फिर व्हाट्सएप पे, तो वैसे भी रिप्लाई नहीं कर रही है, यहाँ से भी चले जाओगे, यहाँ से भी नहीं देखेंगे, वो फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो कोई कह रहा है यू रिमूव मी फ्रॉम हिमांशी चैनल ऑन टेलीग्राम। इफ्तिकार कह रहे हैं, इफ्तिकार वारसी, हमारा कोई चैनल हिमांशी के नाम से नहीं है। टेलीग्राम पे एकमात्र चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड, 6 लाख लोग जुड़े हुए हैं। किसी भी फेक चैनल से जुड़ोगे तो कब रिमूव हुए कब ऐड हुए किसी को पता नहीं लगेगा, कहां से आए और कहां चले गए। ठीक है जी, तो ऐसे काम ना करें। देखिएगा, राघव पे आ जाते हैं वापस। आप लोगों के कमेंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं, काम की बातें पूछते नहीं हो आजकल। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो राघव एक झाड़ू पे, यानी ये झाड़ू है, इस पे चढ़ के घोड़े की तरह चलने का प्रयास कर रहा है, हैरी पॉटर बनने की कोशिश कर रहा है। ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वो जो झाड़ू है वो सिंबॉलिज्म है हॉर्स का, उस घोड़े का जो उसके दिमाग में है, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है, संकेत है, वो उसको संकेत मान के चल रहा है। ये आपके प्रति सम्मान प्रकट करने का सिर्फ एक तरीका है, नाम के लिए नहीं। दीपक शर्मा कह रहे हैं आई अंडरस्टैंड। दीपक थैंक यू सो मच, आप रोज आते हैं। ईगो सेंट्रिज्म की जब हम बात करें, ये हो रहा है सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं हुई, कंजर्वेशन की कोई बात नहीं हुई। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और कब आता है ये सिंबॉलिक थॉट? क्या आप लैंग्वेज के थ्रू भी सीख पा रहे हैं, सिंबल्स के थ्रू भी सीख पा रहे हैं? 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्याजी की बात हो रही है। ठीक है जी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल भी अब आप सीख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोस्की, ZPD की बात हो रही है, वो दायरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको वाइगोस्की ने प्रपोज किया है। द टर्म प्रॉक्सिमल indicates that the assistance provided dash learners current competence, यानी वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कैसी होगी। निकटस्थ दर्शाती है, मतलब प्रॉक्सिमल का मतलब ये है संभावना। मैं आपको बहुत बार डिस्कस किया है, संभावित विकास का क्षेत्र, यानी संभावना है, प्रॉक्सिमिटी है कि यहां तक विकास हो जाएगा। आज आप यहां खड़े हैं लेकिन यहां तक पहुंच सकते हैं। आज 15 नंबर आ रहे हैं, ये 25 भी आ सकते हैं। ये है आपका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का दायरा, प्रॉक्सिमिटी में है, आपके दायरे में है, संभावना है कि आपका विकास वहां तक हो जाएगा। लेकिन मदद कैसी दी जानी चाहिए ये बताइएगा। गोज जस्ट बिलो, जो बच्चे का करंट लेवल है उससे नीचे की अगर मैं मदद दूं, मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन खुद ही हो रहे हैं और मैं सिर्फ कहूं नहीं मैं 15 ही कराऊंगी, यही 15 जो आपको आते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको भाई सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं ना, अगर जो आपको आता है उसी को रिपीट करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। यानी जितना अच्छे से आता है उसके भी नीचे लेवल पे जाने का कोई फायदा नहीं है। -1 सपोर्ट हो गया एक तरह से। गोज जस्ट बियॉन्ड, यानी थोड़ा सा ऊपर मिले हेल्प। भाई आज आप मान लीजिए 3rd लेवल पे हैं, यहां तक के क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तो आपको 4th लेवल पे अगर हेल्प मिलेगी या थोड़ी सी बियॉन्ड रीच मिलेगी, तब क्या होगा, +1 लेवल की हेल्प मिलेगी। तो लर्निंग जो है वो प्रॉक्सिमिटी, जो संभावना जहां तक पहुंचने की थी वो हो जाएगी। सिर्फ उतनी ही देंगे जितना आता है, या बहुत ज्यादा फार बियॉन्ड हो गया, अगर बहुत सर के ऊपर से टप्पा खा के निकलने लग गई चीजें तब भी काम की नहीं है। तो गोज जस्ट बियॉन्ड, हल्का सा ऊपर बच्चे के लेवल से, तो उससे क्या होगा, वो जो लर्निंग की एबिलिटी है, प्रॉक्सिमिटी है, वो बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं अक्रम पर। कितने बच्चों के नाम दे दिए आज उन्होंने, पूजा, अनीता, रिया और भी कई सारे, रश्मि। अब अक्रम आ गए हैं। देखिए अक्रम क्या कह रहे हैं, अक्रम इंस्ट्रक्ट्स हिमसेल्फ व्हाइल असेंबलिंग अ सेट ऑफ ब्लॉक्स इन लाइट ऑफ लेव वाइगोस्की's थियरी। अक्रम इज एंगेजिंग इन डैश स्पीच, यानी कि जब हम बात करते हैं कि अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए, एक ब्लॉक के साथ खेल रहे हैं और खुद से बातें कर रहे हैं, हिमसेल्फ, खुद को ही इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे लगाना होता है। अक्रम तुम भी कितने पागल हो, ये क्वेश्चन में आंसर तो ये होना था। जब आप खुद से बातें कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, याद कीजिए वाइगोस्की को, आपको याद आएगा वाइगोस्की ने कहा है, दी वाइगोस्की ने कहा है क्या, कि एक चीज होती है जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जब बच्चा खुद को ही गाइड करे, सेल्फ डायरेक्ट करे, अपने थॉट को सेल्फ रेगुलेट करे, स्व निर्देशन करे, इसको व्यक्तिगत वाचन कहेंगे। कब आएगा, 3 से 6 वर्ष में आएगा। ठीक, कलेक्टिव सोशलाइज्ड स्पीच, किसी और से तो बात हो रही नहीं है, ईगो सेंट्रिक प्याजे कहते हैं। ठीक है, क्लियर है।
तो प्याजी के अकॉर्डिंग तो पूछा नहीं है, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पूछा है। निजवाक और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कितने प्रकार हैं भाषा के? प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच जिसको सोशलाइज कह रहे हैं, 2 वर्ष से बच्चा समाज में बोलने लगेगा, प्राइवेट स्पीच 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, और तीसरा होता है साइलेंट इनर स्पीच, जब वो मन में बोले, मन में किसी को अच्छा कहो बुरा कहो किसी को नहीं पता लग रहा, तो ये 6 वर्ष के बाद आता है। तो ये 3 प्रकार है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, कल मिल जाएंगे आपको। मैं बता रही हूँ ना 26 पेज से 42 पेज। आपको लगता है कि चीजें इजी हैं ऐसे, मतलब ठीक है यार नोट्स ही तो दे रहे हो, बट मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है इन चीजों में। छोटी छोटी चीजें जबकि लगती है। लेकिन देखिए, द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, यानी बहुआयामी बुद्धि, इसको मल्टी डायमेंशनल भी कह देते हैं। वैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस ही है, मल्टी डायमेंशनल अलग बुद्धि का सिद्धांत है, बट आपके सीटेट के सिलेबस में मल्टी डायमेंशनल के नाम से भी इसी को बुलाया गया है। किसको? मल्टीपल इंटेलिजेंस, MI मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसकी चर्चा कहाँ हुई थी? फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की एक पुस्तक थी क्या है ही 1983 में पहली बार गार्डनर ने इसमें बुद्धि के कई प्रकार बताए। उन्होंने कहा बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं है, इसलिए बच्चों को सिखा भी आप डिफरेंट तरीके से सकते हो, क्योंकि जब बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, IQ कुछ नहीं है, तो आज आपकी आवाज में पकड़ बहुत है, समझी नहीं मैं, पकड़ से मतलब देखिएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर, आजकल मैं एग्जॉस्टेड हूं बेशक, मतलब थोड़ी सी वीकनेस है। हार्वर्ड गार्डनर अमेरिकी एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वैसे तो आपको कुछ किताबें 9 पढ़ा देंगी, कुछ 10, कुछ 11, बट आपको 8 प्रकार की बुद्धि पता रखनी चाहिए। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं जिन्होंने ट्रायआर्किक थ्योरी दी है, PCA, इनसे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रैक्टिकल, कॉन्टेक्चुअल और एनालिटिकल, ये भी नोट्स में डाला है। एल्फ्रेड बिने वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1905 में क्या दिया? पहली बार बुद्धि का परीक्षण दिया, ये भी पूछ चुका है। 1908 में इन्हीं ने मेंटल एज यानी मानसिक आयु की का संप्रत्य दिया। BF स्किनर से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, बस हद से हद क्वेश्चन इनसे लैंग्वेज रिलेटेड आएगा। उसमें क्या होता है कि ये इमिटेट करके भाषा सीखी जाती है, ये BF स्किनर कहते हैं, यानी अनुकरण करके, नकल करके, है ना। बाकी इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ए ऑप्शन सही है यहाँ, सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिका हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार, आपका फेवरेट क्वेश्चन, जिसको हम स्टेटमेंट और क्या कहते हैं, रीजन वाला क्वेश्चन कहते हैं। कम से कम भी 2-3 क्वेश्चन उन्होंने एक सेट में डाले हुए हैं, कई बार तो 4-4 क्वेश्चन एक सेट में डाले हुए हैं। ठीक है जी, गलत कह रहे हो तो बता दीजिए। मैम मैं कौशाम्बी से हूँ, आपसे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक तैयार हो गया मेरा। मैम CDP, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही खुशी की बात है। आप जवाब और दे दीजिए एक बार। कमेंट आज मैं थोड़ा कम पढ़ूंगी क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, और ये जरूरी है कि अभी हम थोड़ा फोकस्ड रह के काम करें। बीच में थोड़ी बहुत बातें ठीक है, बट बातों में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, वो वैसे हम करते भी नहीं है, क्योंकि अगर 1 घंटे में हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब हम 2 मिनट लगा रहे हैं एक क्वेश्चन पे, जो कि बुरा नहीं है, क्योंकि हम टाइम भी दे रहे हैं आपको सॉल्व करने का, पोल में भी आप जवाब दे रहे हैं, एक ऑप्शन को एनालाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सब्जेक्टिव है ये, ऐसा भी नहीं है कि 2 शब्द का कोई क्वेश्चन है ना, लेंदी है। तो उस केस में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन 79% लोग सही कह रहे हैं। 2 सवाल हैं, वर्षा शर्मा पूछ रहे हैं 2021 में सीटेट दिया था और क्वालिफाई भी किया, पर बीएड फर्स्ट का एग्जाम नहीं हुआ था। कोई फर्क नहीं पड़ता, ईयर मैटर करेगा। उस टाइम पे आपका जो ईयर उसमें दिया हुआ था वो उस टाइम पे हो रहा था कंप्लीट या नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी टेस्ट में 85 से 90 आ रहा है। आपके नोट्स और प्रीवियस ईयर से हो जाएगा, बिल्कुल होगा सौरभ, 100% होगा। बस पढ़ अच्छे से लेना और सिर्फ प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेना, दैट्स इट। अभी जितनी वीडियोस पेपर तक आएंगी सब देखनी है, कुछ भी बिना काम का नहीं होता। Assertion क्या है? Children require language since they are genetically predisposed to do so and the environment does not play any role in it। यानी बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं, यानी उनमें क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है। कौन कह रहे हैं? नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं। लेकिन यही तक की बात ठीक थी, प्रीडिस्पोज्ड टू डू सो एंड द एनवायरनमेंट डज नॉट प्ले। ये क्या कह गए आप? एनवायरनमेंट नहीं होगा तो बच्चा बोलना सीखेगा ही नहीं, वैक्यूम में रह जाएगा, मोगली की तरह जंगल की भाषा बोलेगा अगर वहां रह गया तो। एनवायरनमेंट का रोल नहीं है, ये तो गलत है। रीजन इसका दिया इन्होंने कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी नहीं है, एनवायरनमेंट का भी रोल है। हेरिडिटी का ज्यादा हो सकता है बट एनवायरनमेंट का भी रोल है, इवन एनवायरनमेंट का ज्यादा रोल है, या दोनों का ही रोल है, ये तो फिक्स्ड है ही, है ना। तो ये हम कहेंगे कि दोनों ही बातें गलत हैं। कहाँ है दोनों? फॉल्स वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो कितने लोग सही दे रहे हैं, 76% लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सिर्फ लैंग्वेज, और लैंग्वेज कहाँ पाई जाएगी? लैंग्वेज किसके अंदर आती है? थोड़ा सा
मन कर रहा हो तो जान लो। हमें पता है विकास के 4 प्रकार हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ठीक, इसमें जो कॉग्निटिव है वो आपके संज्ञान, मेंटल स्किल्स से संबंधित है। जितनी भी चीजें दिमाग से होंगी वो सब कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा होती हैं, जो 4 प्रकारों में से एक प्रकार है। अब इस संज्ञानात्मक में ही लैंग्वेज आती है ना। और हमने ये कल भी बात की थी, ब्रेन के, आपके मस्तिष्क के 2 भाग हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट फॉर लॉजिकल, और लॉजिकल में ही लैंग्वेज पाई जाएगी। जितनी भी चीजें तर्क संबंधित हैं, आप तर्क करते हैं भाषा से या नहीं करते हैं? करते हैं, समझ गए। लेफ्ट ब्रेन में आपके लैंग्वेज का हिस्सा होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है आपकी लैंग्वेज, सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है इमोशनल, और सोशल से मॉरल डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन यहाँ सही था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 और जवाब दीजिएगा पोल में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल रिस्क फैक्टर, यानी संभावित रिस्क फैक्टर है इन्वॉल्व विद लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, यानी वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए कौन सी एक चीज जो है वो जोखिम वाली या रिस्क फैक्टर के रूप में हो सकती है, नेगेटिव साबित हो सकती है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन सा है? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वो है जो वंचित है बच्चा किसी भी रूप में, चाहे वो जाति समूह की वजह से वंचित हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति की वजह से वंचित हो, चाहे वो कुछ और कारकों की वजह से वंचित हो, जैसे पूरी जनरेशन में कोई पढ़ने ना गया हो, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, है ना, पहली पीढ़ी के अधिगमकर्ता जिनको हम बोलते हैं, तो ये सब वंचित में आते हैं, यानी जो किसी भी रूप में वंचित हैं, हाशिए पर हैं। नमस्ते विश्वकर्मा जी, बताइए। आप हमारे लिए तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, बट आज निशा मैडम जी की तबीयत खराब होने के बाद भी हमारे लिए आई हैं, थैंक्स उनके लिए, बहुत ही खुशी की बात है। निशा मैडम जी ने हमें बताया नहीं तो हम इनको घर ही छोड़ देते आज। इन्होंने आके दिखाई अपनी शक्ल के कितनी बीमार हैं, लेकिन ठीक है, खुश रहो, ऐश करो, जाओ। आपने बैच में जो प्रैक्टिस पेपर दिए हैं उसमें सीधे 30 आते हैं बिकॉज ऑफ यू मैम। मैम प्लीज ईवीएस नोट्स भी दे देंगे, गुरमीत दे देंगे, परसों मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गुरमीत। नहीं, ईवीएस में 2-3 दिन लग जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी कल और परसों में एक दिन में मिल जाएंगे। बताइए जोखिम क्या है? 60% लोग कह रहे हैं ये ए ऑप्शन जोखिम है। पढ़ते हैं, टीचर्स नेगेटिव बिलीव्स अबाउट देयर एबिलिटीज एंड हैविंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस, यानी अध्यापकों की उनकी क्षमता के बारे में नकारात्मक सोच के गरीब परिवार से आता है। ये इसकी तो पूरे परिवार में जनरेशंस में कोई नहीं पढ़ा तो ये क्या पढ़ लेगा, या फिर इस तरह की सोच की तो फलानी जाति या समूह से आता है, ये लोग थोड़े ना पढ़ पाएंगे, पढ़ के भी क्या ही कर लेंगे। ये सब नेगेटिव बिलीफ है। अगर टीचर ही ऐसा सोचेगा, और हमें पता है अध्यापक का जो बिलीफ सिस्टम है, जो बच्चों के बारे में एक्सपेक्टेशंस हैं, उनसे बच्चे प्रभावित होते हैं। अगर आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो बच्चा अच्छा कर पाएगा। अगर आपने ही ऐसा सोच लिया तो बच्चा तो गया पानी में। बी ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एज सेंट्रल कैरेक्टर्स इन स्टोरीज दैट आर इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक्स, यानी ऐसी कहानियां भी पढ़वाना जिसमें वंचित समूह से भी लोगों ने अच्छा किया है। एम्फेसिस ऑन कनेक्शन बिटवीन लोकल नॉलेज विद स्कूल, हाँ ठीक बात है, लोकल नॉलेज से जोड़ना होता है। हेट्रोजेनस ग्रुपिंग करनी होती है, याद रखिएगा ये मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है, हर तरह के बच्चे इसमें होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही तरह के। दूसरी होती है होमोजीनियस, ये भी नोट्स में डाला गया है, होमोजीनियस नहीं करनी, हेट्रो पे फोकस करना है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, जवाब देंगे एक बार कमेंट्स में। कमेंट्स में नहीं तो पोल में दे देंगे। ऐप पर नहीं चलता, बिल्कुल चलेगा। मॉक टेस्ट तो आपके ऐप पर आई थिंक आज से या कल से डल जाने चाहिए। बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे और एक टेस्ट सीरीज भी आ रही है। आप भीमराव अंबेडकर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सुमित कुमार, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। कौन सा बुक लूं? टारगेट थोड़ी बहुत जो आंसर्स है ना, वो आप कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए, थोड़ी बहुत गलतियां आपको समझ मिल जाएंगी। या तो आप फिर खुद मैच करिए, या फिर जो सेशंस आप देख रहे हैं इसमें 99.9% कोशिश रहती है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन अगर मिसमैच हो जाए तो वो मैं नेक्स्ट डे बता देती हूँ आपको कि ये ऐसे हो गया था। हो सकता है ना गलती किसी से भी हो सकती है, तो उस केस में बुक में थोड़ी बहुत गलतियां आपको लगभग मिल जाएंगी। आरुता ले सकते हो फिर अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। बाकी मैं भी अगर उनको बोल दूंगी तो करेक्ट करा देंगे। आपकी वजह से मेरा लास्ट ईयर, आपकी वाइफ ने, रूपाली सारा ने लास्ट ईयर क्लियर किया, थैंक्स अ लॉट। कभी आना पलघड़ मैडम, बिल्कुल आएंगे। सागर कॉम बिल्कुल आएंगे। देखिएगा पालघर शायद जो भी जगह का नाम है, आएंगे बट ठीक है। आई स्कूल encourages girls to participate only in music, यानी कि स्कूल है लड़कियों को प्रोत्साहित करता है कि तुमको सिर्फ only in music एंड डांस, तुमको डांस और संगीत में ही रुचि लेनी है। ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना है जिसमें लड़कियां कहाँ जाएंगी, म्यूजिक में और डांस में। बॉयज के लिए उन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स में तुम पार्टिसिपेट करो, कहाँ डांस और म्यूजिक की बातें कर रहे हो। ये जो पर्सपेक्टिव है स्कूल का, ऐसा होता है स्कूल में, आज भी होता है ना। जो हम, ये क्या है, पोटेंशियल वर्जन है। ये क्या है, पोटेंशियल वर्जन है।
मतलब ये एक्सपेक्टेशन है, शुड है, होना चाहिए और हमें करना भी चाहिए, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है एट टाइम्स। उसके साथ ही तो आपको इसीलिए तो पढ़ रहे हैं आपके चेंज ला पाए। तो अगर हम बात करें गर्ल्स की तो इनको सिर्फ म्यूजिक और लड़कों को स्पोर्ट्स, इसको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहीं लिखा है? ये ऑप्शन ए है, वुड चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। चैलेंज तो कहीं से नहीं हो रहा है, तो सपोर्ट कर रहे हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। स्टीरियोटाइप करना क्या है कि भाई ठप्पा लगा दो, हाँ लड़कियों को यही करना चाहिए, लड़कों को वही करना चाहिए, तो गलत हो गया। तो सपोर्ट कर रहे हैं, चैलेंज कहां कर रहे हैं? इज अ pragmatic approach to foster innate abilities of boys and girls, यानी लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यता में वृद्धि। कोई इनेट एबिलिटीज में वृद्धि नहीं हो रही। किसी ने नहीं कहा कि लड़के अच्छा डांस नहीं कर सकते, लड़कियां स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर सकती। ठीक। रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायस, यह है जेंडर संबंधी। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, कोई इंडियन क्रिकेटर थी, उन्होंने फीमेल बैटर उन्होंने कैच लिया था बहुत ही अच्छा, और इंटरनेट पे वो काफी वायरल हुआ। तो किसने कहा स्पोर्ट्स में लड़कियां अच्छी नहीं करेंगी? रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायस। देखिए स्टीरियोटाइप है ये, लेकिन स्टीरियोटाइप ऑप्शन में नहीं है। तो स्टीरियोटाइप में बायसनेस हमेशा होती है, याद रखिएगा। स्टीरियोटाइप का मतलब है रूढ़िबद्धता, यानी जो चला आ रहा है, यानी जो चला आ रहा है रूढ़िबद्ध है, यानी किसी एक तरफ झुका हुआ होगा, बायसनेस होगी, पक्षपात होगा। तो हम उस केस में फिर जेंडर बायस को भी आंसर लगा सकते हैं। अगर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है तो स्टीरियोटाइप में बायसनेस निहित होती है, पक्षपात निहित होता है, किसी एक तरफ आप गलत कर रहे हैं। इंडिकेट्स प्रोग्रेसिव अप्रोच। प्रोग्रेसिव अप्रोच तो मॉडर्न अप्रोच है, जो आगे बढ़ाने की बात करेगी सबको। तो ये प्रोग्रेसिव तो कहीं से भी नहीं है। सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है। 55% लोग इतने सही जवाब दे पा रहे हैं, मतलब इतने आसान क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, जो कि आना ही है। स्टीरियोटाइप, बायसनेस कुछ भी लिखा हो, घबरा क्यों जाते हो? एक ही बात है। देखिए, A teacher closely observes children through the year when they are engaged in learning activities, यानी एक अध्यापिका है जो पूरे वर्ष बच्चों को अलग अलग गतिविधियों में संलग्न होते हुए क्या करती हैं? ऑब्जर्व करती हैं, बारीकी से उनको उनका अवलोकन करती है। ठीक है, आएंगी फिरदौस, आएंगी। देखिए, अगर हम बात करें मेंटेन्स एंड ऑब्जर्वेशन डायरी ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, हर बच्चे के जो भी उसने काम किया है उसको कंपाइल करके और एक ऑब्जर्वेशन डायरी मेंटेन कर रही हैं। ये जो इवैल्यूएशन है ये क्या है? ये यूनिफॉर्म है और स्टैंडर्ड है। यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड तो सबके लिए सेम हो जाएगा, ये हर बच्चे पे ध्यान दे रही है, तो ये तो होगा नहीं। समेटिव और टीचर ओरिएंटेड है, क्यों? बच्चे का पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी लगातार चल रहा है और उसमें माइन्यूट डिटेल्स भी हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव भी हो गया, व्यापक भी हो गया, समग्र भी हो गया। नॉर्म रेफरेंस तो होता है कि इतने % पे पास होना है, तो यहाँ पे ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो सी ऑप्शन है, सतत एवं समग्र आकलन है ये, CCE है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, पर्पस क्या है आकलन का? ये जो हम टेस्ट लेते हैं, आप पोल में भी जवाब दे रहे हैं, असेसमेंट का पर्पस क्या है? क्यों लेते हैं हम टेस्ट, क्यों करते हैं हम आकलन, क्यों चलती है हवा, है ना? देखिएगा, बताइएगा एक बार। एक गाना है ना, याद नहीं आ रहा, हाँ ऐसा ही कुछ है उसमें, बताइएगा। देखिएगा, अगर तुमने मुझे कॉल किया, मुझे परसों इवेंट में जाना है, वो भी 2-2। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें किसकी? सी ऑप्शन की। तो द पर्पस ऑफ असेसमेंट, अच्छा परसों हम दिल्ली में मिल सकते हैं, अगर आपके पास समय हो निकाल करके आइएगा शाम को 7 बजे नेशनल स्टेडियम में। और वैसे मैंने उस पे इंस्टाग्राम पर इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, तो हम लोग बिल्कुल मिल पाएंगे ललन टॉप अड्डा में। देखिएगा, मतलब 1-to-1 मिल पाएंगे, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मिल पाएंगे। देखिएगा, मीटअप के जैसी मान लीजिए। अगर हम बात करें पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन का उद्देश्य क्या है? टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट। यहां तक की बात सही थी, जिसने यहां तक पढ़ के आंसर कर दिया होगा वो डूब गया, क्योंकि 1 नंबर चला गया। यानी बच्चों को मोटिवेट करना डर के तहत पढ़ने में, यानी भय के अंदर, भय युक्त माहौल में पढ़े बच्चे, इसलिए मोटिवेट करेंगे। भैया ऐसी मोटिवेशन मत ही दो इससे। तो टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन एज स्लो ब्राइट, लेबल नहीं करना होता बच्चों को, तुम प्रॉब्लमेटिक हो, तुम स्लो हो। लेबलिंग एकदम खराब और नेगेटिव वर्ड है।